सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, जो आपके पादप होते हैं उनके अंदर पदार्थों का जो परिवहन होता है वो किस तरह से होता है। ये नया चैप्टर है जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसकी अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी। एंड इस फर्स्ट क्लास के अंदर जो इसके अंदर जो जो टर्म्स होती है इंपोर्टेंट, उन सारी टर्म्स को एंड जो मतलब एक तरह से मान लीजिए इसका जो इंट्रोडक्शन रहने वाला है वो पोर्शन आज अपन इस लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एंड आप सबको पता है अपन ने साइंस बैच है ये स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी ली थी, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी बॉटनी आ जाती है, जूलॉजी को कवर कर चुके हैं। बॉटनी के अपने लगभग 5 चैप्टर के समथिंग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना जो मेन फोकस है वो रहेगा कि पादपों में परिवहन आखिरकार किस तरह से होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो पादप होते हैं उनमें परिवहन किस तरह से, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, यहां पर आपको 2 चैनल दिखाई दे रहे होंगे। ये अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और दिखाई दे रहा होगा, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसके ऊपर आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड आगे आने वाले टाइम में जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी वो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो लैब असिस्टेंट की आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस रहेंगी, वो सारी की सारी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां एक लिंक देखने को मिलेगी। वो लिंक है जो अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन का नाम भी यही है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, नाम लिखिए, वहां से आपको ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर जो ऐप है वहां पे आपको डायरेक्ट कर देगा। तो ये तो चलिए अपन ने थोड़ी बहुत प्रमोशन से रिलेटेड बातें कर ली। अब जो आज अपना मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर परिवहन किस तरह से होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। इसके अंदर कुछ चीजें आ जाती है, जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि आखिरकार विसरण क्या होता है। देखिए आज जो जो इंपोर्टेंट टर्म्स आएंगी उन सारी टर्म्स को अपन क्या पढ़ लेंगे, इसके अंदर पढ़ लेंगे। फिर जो आपका अगली क्लास से रहेगा वो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे देखिए चैप्टर तो ये भी है लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो टर्म से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आखिरकार क्या होता है, तो विसरण मान लीजिए कोई भी आपका पदार्थ होता है, वो पदार्थ यदि हाई कंसंट्रेशन बोले तो उच्च सांद्रता से यदि वो निम्न सांद्रता की ओर यानी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, इस टी शर्ट के ऊपर मैंने परफ्यूम लगा लिया, इत्र लगा लिया। अब ये इत्र मैंने कहां लगाया, खुद पे, मतलब यहां पर मेरी टी शर्ट के ऊपर इत्र की कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्रता क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। लेकिन वो कोना है वहां तक, मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए कि मेरे सामने क्या है कि मान लीजिए कि इत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो आपकी सुगंध थी वो सुगंध सामने भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। बोले तो इस पूरे रूम के अंदर वो स्मेल रहेगी, वो सुगंध रहेगी, वो फैल जाएगी। यही आपका क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका भी एक मतलब क्रम यदि आपसे कभी पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा विसरण किस में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा यानी सबसे कम किस में देखने को मिलता है, तो सीधी सी बात है, 3 ही चीज पढ़ते हैं। एक तो अपन गैस को देख लेते हैं, एक लिक्विड को देख लेते हैं, एक अपन सॉलिड को देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैसों का विसरण मतलब विसरण होता है बोले तो डिफ्यूजन होता है, वो सबसे ज्यादा तो किस में देखने को मिलेगा, गैस में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे गैस आएगी, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी कौन आएगा, लिक्विड आ जाएगा, तीसरे पे कौन आ जाएगा, आपका सॉलिड आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे वही एग्जांपल है कि जो आपका परफ्यूम है वो हमेशा उच्च सांद्रता से कहां जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है। विसरण डिफ्यूजन क्या होता है, यदि कोई भी पदार्थ है वो मान लीजिए यदि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यदि मूवमेंट कर लेता है वो आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहां से स्मेल वहां गई है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेरे को एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, ये ऑटोमेटिक क्या चली गई, वहां पर चली गई। या मान लीजिए लिक्विड का अपन एग्जांपल है, तो लिक्विड का एग्जांपल लीजिए, यदि पानी की टंकी मतलब भरी हुई है, उसके अंदर से पानी निकालना है तो आप पाइप लगा के बाहर उसको निकाल देंगे, तो क्या होगा, पानी क्या आ जाएगा, हाई से लो की साइड में आ जाएगा। वहां पर अपन ने किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी अपन ने नहीं लगाई। या मान लीजिए यहां पे टंकी है, यहां पे नल है, तो नल को ओपन करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो यहां एनर्जी अपनी
नहीं लगी, या मान लीजिए पाइप ऐसे ही खुला है तो पानी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, मतलब पानी को ऊपर से नीचे ले जाने में भी अपन को कोई एनर्जी नहीं लगी। ये मान लीजिए एक तरह से अपन ने विसरण का एग्जांपल समझ लिया। अब यहां पर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी, इस प्रोसेस के अंदर ये स्मेल जा रही थी, इसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं लगी। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की एनर्जी है बोले तो एटीपी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और विसरण होता है ये हमेशा जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसी के ऊपर क्या होता है, लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि विसरण की जो रेट होती है, दर होती है, वो किस पे निर्भर होती है, ये देख लेते हैं। विसरण की मतलब जो रेट होती है उसके अपन सीक्वेंस भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो विसरण होता है वो किस में होता है, गैस में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में किस में होता है, लिक्विड में होता है। फिर किस में होता है, आपको सॉलिड में होता है। तो ये थोड़ी सी सीक्वेंस आपको क्या है, पता होनी चाहिए। अब अपन यदि इसकी जो रेट की दर हो, मतलब जो डिफ्यूजन की जो रेट है, क्या ना दर है, ये आखिरकार किन चीजों पे निर्भर होती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो विसरण की दर होती है ये टेम्परेचर के क्या होती है, आपके समानुपाती होता है। मतलब यदि विसरण की रेट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो आपका ये भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसके साथ साथ में विसरण की दर होती है, ये जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, इसके भी समानुपाती होती है, टेम्परेचर के भी समानुपाती होती है। लेकिन विसरण की जो दर होती है वो अणु का आकार होता है। देखिए गैस क्या होती है, एकदम मतलब एकदम स्मॉल, मतलब बारीक से बारीक क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब दिखाई भी नहीं देते। फिर आ जाती है लिक्विड, उससे छोटा आ जाता है। सॉलिड क्या आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। तो जैसे जैसे अणु की साइज, मतलब जैसे जैसे कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा उसकी साइज बढ़ती है तो वो किसको इफेक्ट करेगा, विसरण की दर को भी क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। एक तो सॉलिड है, वो सॉलिड यहां से वहां तक मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, लेकिन गैस रहेगी वो यहां से वहां तक इजीली पहुंच जाएगी। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल या अणु की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे विसरण की दर रहेगी ये कम होती जाएगी। जब आपके अणुओं की क्या बढ़ेगी, आपकी आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो विसरण की दर होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्स प्रपोजल होता है किसके, आपके अणुओं के आकार के, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो आपका घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है, यानी जो विसरण की दर होती है, ये जो आपका घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, इसके भी वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्राहम का नियम बता दीजिए। तो ग्राहम का नियम यही बोलता है कि जो विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज कौन बोलता है, आपके ग्राहम का नियम भी यही चीज बोलता है। तो आपको आई थिंक ये सारी की सारी चीजें हैं ये यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि जो फेसिलिटेड आपका डिफ्यूजन होता है ये आखिरकार क्या होता है। फेसिलिटेड जो डिफ्यूजन होता है ये भी हमेशा याद रखना हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। बस यहां पर अंतर क्या आ जाता है, एक छोटा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि यहां पर हाई को लो से जाने की साइड में यहां पर क्या रहेगा, एक तरह के जो आपके कैरियर प्रोटीन रहेंगे उन प्रोटीन के क्या लगेगी, यहां पर हेल्प लगेगी। तो कैरियर प्रोटीन यहां पे क्या रहेंगे, जरूरत रहेगी। अब ये कैरियर प्रोटीन कौन से हो सकते हैं, वाहक प्रोटीन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपके पोरिन्स एंड क्या हो सकते हैं, आपके एक्वा पोरिन्स हो सकते हैं। तो बस अंतर वही है, डेफिनेशन भी वही है कि भाई जो हायर कंसंट्रेशन रहेगी, उच्च सांद्रता रहेगी, उससे निम्न सांद्रता की ओर क्या रहेगा, विसरण रहेगा। इस तरह का विसरण क्या कहलाता है, फेसिलिटेड विसरण कहलाता है। बस डिफरेंस इतना सा आ जाता है विसरण में और फेसिलिटेड विसरण में कि डायरेक्ट नॉर्मल जो विसरण था उसमें तो क्या होगा, हायर से लो की साइड में चला जाएगा और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फेसिलिटेड के अंदर एक माध्यम, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो आपका कौन आ जाता है, कैरियर प्रोटीन आ जाते हैं। वो कैरियर प्रोटीन कौन से हो गए, पोरिन्स एंड आपके एक्वा पोरिन्स हो जाते हैं। अब याद रखना जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है एंड जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के ऊपर, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनकी झिल्ली होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, वाहक प्रोटीन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी वहां पर अपन ने वाहक प्रोटीन के बारे में देखा था। आप सेल बायोलॉजी देखोगे, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप एक बार सेल बायोलॉजी वाली जो अपनी क्लास है उस क्लास को देखना। वहां पर ये वाला जो पॉइंट है, आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट जो फेसिलिटेड वाला है ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने आपको फेसिलिटेड जो आपके प्रोटीन होते हैं एंड जो
कैरियर प्रोटीन होते हैं उन दोनों के बारे में मैंने बताया था कि कैरियर प्रोटीन आखिरकार क्या फंक्शन करते हैं। हर एक चीज अपन ने सेल बायोलॉजी का जो लेक्चर था क्लास थी उसके अंदर ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं। अब आप याद रखना कि जो आपका फैसिलिटेट होता है इसके अंदर भी किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतना सा याद रखना कि यदि कोई भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर जा रहा है तो वहां पर एनर्जी कभी भी नहीं लगेगी। एनर्जी कब लगेगी? जब कोई चीज लो से कहां जा रही है, लो है फिर भी वो कहां जा रही है, हाई की साइड में जा रही है, तब वहां पर एनर्जी है ना एटीपी की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा ना एक तरह से आप इनको पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर किसी भी तरह की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एटीपी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी बोले तो सक्रिय परिवहन। तो जो सक्रिय परिवहन होता है यहां पर जो आपके पदार्थ रहेंगे, जो आपके सब्सटेंस रहेंगे वो हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे। मतलब मान लीजिए ये कोई भी चीज है, मान लीजिए यहां पर क्या है, इसकी मात्रा क्या है, काफी ज्यादा है, लेकिन ये दूसरा है इसके अंदर मान लीजिए इसकी मात्रा कम है, फिर भी ये क्या करेगा, लो से कहां जाएगा, हाई की साइड में जाएगा। और इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरह का जो परिवहन होता है वही क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब सीधी सी बात है, एक्टिव है। अब मान लीजिए कि आपका जो पानी है वो पानी मान लीजिए आपको नीचे की साइड में बहुत कम पानी है, ऊपर ज्यादा है, टंकी में पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो किसी ने, देखिए ये एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पर आपको मोटर लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मोटर आप लगा रहे हैं तो आप वहां क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। तो ठीक ऐसा ही है कि इस बीकर में से यदि इसमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपकी हाई है, तो यहां पे ले जाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लगेगी भाई, एनर्जी लगेगी। बोले तो यहां पर आपको एटीपी की क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। ये अपन ने थोड़ा सा पॉइंट आ गया था, इतनी देर अपन यही चीजें देख रहे थे कि लो से हाई से लो की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है। तो याद रखना ओनली फॉर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर ही एनर्जी की जरूरत होती है। अब जो आपके वाहक प्रोटीन थे, अभी यहां पे अपन ने देखा ना, जो वाहक प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो ये कैरियर प्रोटीन आपके तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आ जाता है आपका सिम्पोर्ट, फिर आ जाता है एंटीपोड, और फिर आ जाता है आपका यूनिपोड। अब देखिए यदि अपन सिम पोर्ट की बात करें तो सिम पोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जब दो अणु होते हैं ये एक ही दिशा के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे कि गौर से देखिए कि ये आपके दो क्या है, अणु है। ये दो अणु यदि देखिए सिम पोर्ट मतलब समान, सिम का मतलब क्या हो गया, समान से। यदि कोई भी मॉलिक्यूल होता है ये समान डायरेक्शन के मतलब डायरेक्शन के अंदर एक ही डायरेक्शन में गति करता है तो वो अणु कैसा रहेगा, सिम पोर्ट आपका मॉलिक्यूल रहेगा। तो यहां पे देखिए ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड में, ये बोले तो एक ही साइड में क्या है, इनकी डायरेक्शन है। इस तरह का मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सिम्पोर्ट मतलब प्रोटीन आपका हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एंटीपोड प्रोटीन की। अब देखिए ये जो आप डायग्राम है, ये आपको प्लाज्मा मॉडल अपन ने देखा था कि जो आपका प्लाज्मा मतलब जो आपका मॉडल था पूरा का पूरा फ्लूइड मोज़ेक जो अपन ने मॉडल पढ़ा था, सेम टू सेम बस वही चीज है। आप एक बार उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए जो आपका एंटीपोड होता है, एंटी का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत। एंटी का मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब यहां पर दो अणु रहेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है, एंटीपोड आ जाता है। तो यहां देखिए ये मॉलिक्यूल तो कहां है, ऊपर की साइड में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर से अंदर की साइड में या ना नीचे की साइड में आ रहा है। तो इस तरह का जो प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, एंटीपोड कहलाता है। फिर आ जाता है यूनि। यूनि का मतलब क्या हो गया भाई, एक ही साइड में करेगा कि या तो आप इस एक मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाइए या इस एक मॉलिक्यूल को आप बाहर ले जाइए, दोनों साथ में काम बिल्कुल नहीं करेगा, इसका एक ही रहेगा, या तो ऊपर ही ले जाइए या मेरे को आप नीचे ले जाइए। इस तरह का क्या कहलाता है, यूनिपोड। मतलब एक अणु क्या होता है, एक ही दिशा के अंदर क्या करता है, गति करता है, वो आपका कौन सा आ जाता है, यूनिपोड आ जाता है। चलिए अब यहां पर आपसे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक वर्ड आ जाता है डीपीडी, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर आपका डिफिकेट, जिसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। आखिरकार क्या होती है, जो विसरण दाब न्यूनता होती है इसको सक्शन आपका प्रेशर बोले तो, यानी
चूषण दाब के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो आपका डीपीपी होता है। अब ये जो डीपीपी होता है, ये हमेशा याद रखना कि जो आपकी कोई भी सेल होती है, वो कोशिका कितना जो पानी है यानी कितना जो वाटर है, उस वाटर का क्या कर रही है, अब्जॉर्प्शन कर रही है, बोले तो अवशोषण कर रही है। वो उसकी जो क्षमता होती है, उसकी उसी क्षमता को क्या बोला जाता है, डीपीडी बोला जाता है। तो डीपीडी क्या होता है, कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, डीपीडी कहलाती है। अब यदि बात करें, यदि मान लीजिए डीपीडी का मान है वो यदि अधिक है, तो सीधी सी बात है प्लांट के अंदर जल अवशोषण करने की क्षमता भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक ऐसे ही मान लीजिए डीपीडी है, इसका मान कम है, तो सीधी सी बात है कि जल अवशोषण करने की क्षमता भी क्या रहेगी, यहां पर कम रहेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि अपन जल की गति की बात करें, तो हमेशा याद रखना, यदि डीपीडी है, इसका मान यदि कम है, तो आपका जो इसका जो मतलब जो इसकी गति रहेगी, वो हमेशा कम से किसकी साइड में रहेगी, अधिक की साइड में रहेगी, बोले तो आपकी हाई डीपीडी की साइड में रहेगी। ये गति आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि यहां पर लिखा है, जो एलडीपीडी होता है यानी जो आपका लो डीपीडी होता है, वो हमेशा किसके साथ में रहता है, हाई डीपीडी के साथ में रहता है, कि इसकी गति की मूवमेंट इस साइड में रहेगी। चलिए, अब इसका जो फॉर्मूला है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई प्लांट आपको बता दिया कि भाई इसके डीपीडी का मान निकालिए, इसका डीपीडी निकालिए, तो जब आप देखोगे तो उसमें आपको क्या दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो वहां पर आपको प्राशन दाब दे दिया जाएगा, एक आपका ट्राइगोर जो आपका प्रेशर है, बोले तो स्फीत दाब है, ये आपको वहां पर दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी डीपीडी है, इस डीपीडी का मान आप निकाल के दे दीजिए। अब सबसे पहले तो डीपीडी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डीपीडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी, ओपी का मतलब हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, टीपी का मतलब हो जाता है ट्रिगोर आपका प्रेशर हो जाता है। अब याद रखना कि जब आप ओपी में से टीपी निकाल दोगे तब क्या बच जाएगा, आपको डीपीडी मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब आपको पता चल गया होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं कि जो आपका ओपी है, ये ओपी आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, टीपी है ये आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया कि भाई डीपीडी का मान निकाल के बताइए, तो सीधी सी बात है डीपीडी का मान कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाता है। अब थोड़ा सा इनमें रिलेशन होता है, जो संबंध होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका ओपी होता है यानी जो प्रासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये हमेशा जो सोल्यूट होता है, बोले तो जो आपका विलय होता है, उसकी जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके क्या होता है, ये आपका समानुपाती होता है। जबकि जो टीपी होता है, ये टीपी हमेशा जो आपका विलायक रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब गौर से देखिए, आपका जो डीपीडी रहेगा यानी जो आपका डीपीडी रहेगा, ये हमेशा याद रखना ओपी के क्या रहेगा, बराबर। एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, आपको इनका मतलब संबंध क्या है पता चल जाएगा। फॉर्मूले को यदि आप गौर से देखोगे तो ये क्या होता है, डीपीडी ओपी के बराबर है। एक तरह से चिन्ह को देख रहे हैं तो बराबर है, समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। ये इसके बराबर है, तो बराबर है तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, इसके आपके समानुपाती हो गया। तो डीपीडी होता है ये ओपी के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। लेकिन जो आपका डीपीडी है, ये आपका क्या है, टीपी से दूर है, और बीच में माइनस का निशान भी आपको देखने को मिल रहा है, दूर है। तो दूर है, इसका मतलब डीपीडी होता है, ये हमेशा जो टीपी होता है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आप इनका जो रिलेशन है, वो रिलेशन आप देख सकते हैं। तो ये अपन ने बात कर लिया डीपीडी के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन वाली लिंक है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए समझने में तो अपन कोई भी चीज है वो कहीं से भी समझ लेते हैं। आप क्लास मेरे से भी ले लेंगे, किसी और से भी ले लेंगे, समझने के लिए हर चीजें आपको मिल जाएगी। आप एक खुद सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे ना, तो भी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आपको क्लास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज आपको हमेशा लेनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन ले लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तक जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको कितनी याद हुई है, नहीं आई हुई है,
इसका आपको आइडिया कैसे लगेगा? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन का मतलब हो गया या तो मार्केट से आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक होती है वो लेके आ जाइए, या आपको लगता है कि मार्केट से नहीं होगा, वहां पे कैसे होगा, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जो टेस्ट सीरीज है वो अपन ने भी प्ले स्टोर पे डाल रखी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको ऑफलाइन कहीं और मिलती है, ऑनलाइन कहीं और मिलती है। लेकिन इतना हमेशा याद रखना कि एग्जाम होने से पहले, मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपकी जो पूरी की पूरी बायोलॉजी है, जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाती है, दोनों का जो पूरा सिलेबस है, तो इसके मान लीजिए कम से कम 1000-2000 आप क्वेश्चन निकालोगे हर एक, मतलब पूरी की पूरी बायोलॉजी आ गई इसमें, हर आपके चैप्टर आ गए, लगभग एक चैप्टर के 200-300-400 आप क्वेश्चन निकालोगे ना, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं निकालना, तो ये चीज हमेशा आप याद रखना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये आपको सबसे ज्यादा करनी है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो आपका विलियन होता है, उस विलियन के कितने टाइप होते हैं। अब जो आपका सॉल्यूशन रहेगा ना, ये हमेशा याद रखना, जो आपका सोल्यूट रहेगी, यानी जो विलेय की जो सांद्रता होती है, उसके बेसिस के ऊपर जो आपका विलियन होता है यानी सॉल्यूशन होता है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक, फिर आ जाता है हाइपरटोनिक, फिर आ जाता है आइसोटोनिक। गौर से यदि आप इनको देखोगे तो इनके नाम में ही इनके आंसर है, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए अपन कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब क्या होता है? हमेशा ज्यादा से। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा से। या कभी कभी बोल देते हैं ना, इसकी तो हाई बीपी हो गया ना, इसको हाइपर टेंशन हो गया। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, ज्यादा से होता है। फिर बात कर लेते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? इसकी बीपी क्या होगी? कभी बोलते हैं ना इसको तो हाइपोटेंशन हो गया, मतलब इसकी बीपी लो होगी। हाइपो का मतलब क्या होता है? हमेशा लो से होता है। फिर आइसो। आइसो का मतलब सीधी सी बात है इक्वल से हो जाता है, मतलब समान से हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आखिरकार क्या होता है। तो हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक की बात करें तो इसमें जो विलय रहेगा यानी जो आपका सोल्यूट रहेगा, यदि कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से यदि अपन कंपैरिजन करें तो दूसरे सॉल्यूशन का क्या रहेगा? यदि सोल्यूट है, उस सोल्यूट का बोले तो विलय की सांद्रता यदि कम होगी तो उस तरह का जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या कहलाता है? आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। फिर आ जाती है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब हो गया कि कोई दूसरा सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया। अब देखिए जो सॉल्यूशन रहता है ना, इसमें विलय एंड जो विलायक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं। उनमें से अपन सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट की बात कर रहे हैं, बोले तो विलय की बात कर रहे हैं, विलायक की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंपैरिजन के अंदर यदि दूसरे सॉल्यूशन के अंदर विलय की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। फिर बात कर लेते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हो गया यदि विलय की सांद्रता क्या होती है? दूसरे सॉल्यूशन के समान ही होती है, तो उस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यहां पे सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसको चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी आपका एक बीकर है। इससे पहले भी मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, हमेशा याद रखना कि जो आपका H2O होता है, यानी जो आपका याद रखना H2O होता है, बोलते तो आपका जो पानी होता है, ये पानी हमेशा याद रखना विलायक होता है ना। उस विलायक मतलब जो आपका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि H2O को छोड़कर सभी जो आपके पदार्थ होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? विलय होते हैं, बोले तो सॉल्वेंट होते हैं। जबकि जो आपका पानी होता है, ये पानी क्या होता है? हमेशा विलायक होता है। देखिए यहां पे गौर से आप देखोगे तो यहां पर भी पानी को अपन विलायक ले रहे हैं, यहां पर भी पानी को विलायक ही ले रहे हैं, यहां पर भी पानी को अपन विलायक के रूप में ही लेंगे, बोले तो सॉल्वेंट के रूप में ही पानी का हमेशा यूज होगा। ओनली फॉर अपन इस पूरे ट्रांसपोर्ट को अपन पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमेशा याद रखना जो पानी रहेगा यहां पर हमेशा विलायक के रूप में रहेगा, और पानी को छोड़कर अपन जो भी चीज लेंगे वो सारी की सारी चीज किसमें आ जाएगी? यहां पर विलय के रूप में, बोले तो सोल्यूट के रूप में अपन उस चीज को कंसीडर करेंगे। अब यदि अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लीजिए 1 लीटर है,
1 लीटर अपन ने यहां पर क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और उसके अंदर मान लीजिए चीनी डाल दी एज ए विलय के रूप में, सोल्यूट के रूप में। वो कितनी डाल दी अपन ने, 100 ग्राम डाल दी, राइट। ठीक ऐसे ही मान लीजिए इस साइड में भी अपन ने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर भी अपन ने क्या ले लिया भाई, 1 लीटर आपका पानी ले लिया, एंड इसके अंदर भी अपन ने क्या है, मान लीजिए कि 200 ग्राम आपकी जो शुगर है, चीनी है, वो डाल दी। यहां पे देखिए ये जो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक है ना, इसके बारे में बता रहा हूं। यहां अपन ने क्या लिया, दूसरे की तुलना के अंदर, तो यहां अपन ए का क्या कर रहे हैं, दूसरे से क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एक दूसरे से विलियन ए का विलियन बी के से क्या कर रहे हैं, अपन कंपेरिजन कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन हाइपोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है। अब यहां पर यदि आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपका विलियन ए वाला है, ये आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। ये क्या होता है, आपका हाइपोटोनिक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों है? क्योंकि यहां पर जो आपका विलय है ना, जो शुगर है, देखिए विलायक क्या है, दोनों के अंदर एकदम समान है, लेकिन इस विलय की बात करें तो यही बात ही तो अपन किसके ऊपर कर रहे हैं, विलय की सांद्रता के आधार पे तो अपन देख रहे हैं ना सॉल्यूशन का प्रकार। तो यहां जहां पर भी देख लीजिए, विलय की सांद्रता यहां कम होती है, यहां विलय की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो अपन विलय की सांद्रता के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं। तो गौर से देखिए, यदि इन दोनों में आप कंपैरिजन देखें तो यहां पर विलय कितना है, 200 ग्राम है, यहां विलय कितना है आपका, 100 ग्राम है। तो यहां 100 ग्राम है, तो मतलब यहां पर तो विलय आपका क्या होता है, कम है, और यहां पर विलय क्या है, ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन के अंदर ज्यादा है, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो अब ये कम है तो सीधी सी बात है, कम का मतलब, लो का मतलब क्या होता है, हाइपो से होता है। तो सॉल्यूशन ए क्या होता है आपका, हाइपोटोनिक है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। जबकि जो आपका सॉल्यूशन बी है, ये सॉल्यूशन बी क्या होता है, हाइपर। हाइपर क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब यहां पर विलय आपका क्या है, ज्यादा है, शुगर क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। अब आई थिंक आपको सारे डाउट थे, ये डाउट कंपेयर मतलब क्लियर हो गए होंगे कि अपन इन दोनों का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके पता कर रहे हैं कि कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा हाइपर टोनिक होता है। चलिए ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल यही ले लिया कि यहां पर जो शुगर है, ये शुगर 100 ml ले लिया, पानी वही यहां पे 900 ले लिया, यहां पे शुगर 200 ले लिया, यहां ये 800 ml ले लिया। वही चीज आप फिर से देखोगे तो ये आपका हाइपोटोनिक हो जाता है, ये आपका हाइपरटोनिक हो जाता है। क्यों? ये हाइपो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे शुगर कम है, यहाँ पे शुगर क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर विलय क्या है, कम है, जबकि विलायक ज्यादा है। यहाँ विलय की मात्रा ज्यादा है एंड विलायक की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक दूसरे की अपन कंपैरिजन करें तो। चलिए चीज समझ में आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं आपका ओस्मोसिस, कि जो परासरण होता है, ओस्मोसिस होता है, ये आखिरकार क्या होता है। अब ओस्मोसिस होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है। मान लीजिए जो भी आपका सॉल्यूशन, मतलब कोई भी चीज मान लीजिए, मतलब वाटर ले लीजिए फॉर एग्जांपल, वो क्या होता है, यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, ओस्मोसिस। अब आप कहोगे कि ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जैसे ही डेफिनेशन होगी, लेकिन गौर से देखिए यहां पर एक नाम देखने को मिलेगा या एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी। यानी मान लीजिए ये कोई भी आपकी सेल मान लीजिए, या मान लीजिए कोई भी आपने ऐसा बीकर ले लिया जिसके अंदर दोनों चीजें डालती, तो यहां पर क्या रहेगा, हाई से लो की ओर, मतलब हाई, ये मान लीजिए हाई है और यहां पे ये वाला क्या है आपका, लो है। तो यहां पे मूवमेंट किससे रहेगा, हाई से लो की साइड में रहेगा। किससे रहेगा, हाई से लो की साइड में रहेगा। लेकिन यहां पर एक क्या रहेगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ये कौन सी रहेगी, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी, जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से अपन जानते हैं। ये क्या करेगी, हर एक चीज को इधर से उधर, इधर से उधर नहीं जाने देती है। सारा का सारा चीजें हैं उनको मेंटेन कौन करके रखती है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। वैसे डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है, और इनसे ज्यादा बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो अपन आज पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी। तो आई थिंक आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आज की पूरी क्लास आप बिना पढ़े हुए यदि 2 बार आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं।
तो ये सारे का सारा सॉल्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अपन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट आ गया तो सीधी सी बात है इन चीजों का आपको पता भी होना चाहिए। अब जो कल वाला लेक्चर रहेगा ना, यहां से एक्चुअल के अंदर जो प्लांट के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा वो आपको अगले लेक्चर के अंदर और अच्छे से समझ में, क्योंकि वहीं से क्या होता है अपना लेक्चर समझ में होता है। बस यहां पे मान लीजिए अपन ने इस चैप्टर की क्या भरी है, न्यू भरी है। अब मकान का काम अपन अगले लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये वही चीज है, यहां पर भी वही आ जाता है कि जो वाटर होता है, ये हमेशा याद रखना वाटर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर हमेशा कम सांद्रता से क्या होता है अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है चला जाता है। ये तो आप सबको पता है वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है। अब यहां पर भी हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आता है, तो यहां पर भी वही मतलब हो गया कि हाइपोटोनिक का मतलब तो क्या हो गया, यदि विलय की सांद्रता कम है और विलाय की सांद्रता ज्यादा है तो वो आपका क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें विलय की सांद्रता ज्यादा होती है, विलाय की सांद्रता क्या होती है आपका कम होता है। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं ओस्मोसिस है। ये जो प्लांट एंड जो आपकी एनिमल सेल है इसके अंदर एक हाइपरटोनिक एंड जो हाइपोटोनिक होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये आखिरकार कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले यदि अपन प्लांट सेल की बात करें कि मान लीजिए जो आपकी प्लांट सेल थी उसको मान लीजिए अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, यदि कोई भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब आपका उच्च, मतलब जो आपका हाइपरटोनिक उच्च सांद्रता वाला जो आपका विलियन होता है उसके अंदर अपन ने रख दिया, तो क्या होगा उसके अंदर रख देंगे तो जो आपकी सेल रहेगी उस सेल के अंदर जो भी आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा बाहर निकलने लग जाएगा। अब सेल से जब वाटर है ये वाटर आपका बाहर ही निकलने लग गया तो भाई आपका क्या होगा, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी एक्सो ऑस्मोसिस कहलाती है। एक्सो का मतलब क्या हो जाता है, एग्जिट से रिलेटेड हो जाता है, मतलब जो वाटर रहेगा वो सेल से बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी है प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर अपन हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक की। अब हाइपरटोनिक के अंदर देखिए यदि सॉल्यूशन है मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें हो जाता है तो वाटर क्या हो जाएगा यहां से बाहर की साइड में निकल जाएगा। अब वाटर बाहर के साइड से निकल गया तो सीधी सी बात है कि ये सेल क्या हो जाएगी सिंक हो जाएगी, बोले तो सिकुड़ जाएगी। अब सेल यदि सिकुड़ जाएगी तो ये जो कंडीशन रहेगी इस कंडीशन को क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस के नाम से, बोले तो विलग्गन के नाम से अपन इसको पहचानते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने प्लांट सेल की बात की, अब अपन यदि एनिमल सेल की बात करें तो जो आपकी एनिमल सेल होती है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे आपकी प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर से जब भी पानी निकलेगा तो सीधी सी बात है कोई भी बेलून ले लीजिए, कोई भी गुब्बारा ले लीजिए, उसमें आप यदि पानी भरा हुआ है उसको दबाओगे उसमें से पानी बाहर निकालोगे तो सीधी सी बात है वो सिकुड़ जाएगा। सेम टू सेम वही चीज है कि किसी भी चीज के अंदर पानी है तो वो फूला हुआ है उसमें से पानी निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा सिकुड़ जाएगा। तो दोनों के अंदर एकदम सेम चीज रहेगी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएगी सिकुड़ जाएगी। बस प्लांट्स के अंदर होगा तो इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, इसमें होगा तो इसको क्रिएशन के नाम से जाना जाएगा। बस इतना सा ही क्या होता है दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी पानी दोनों से बाहर निकलेगा, एक्सोस्मोसिस दोनों में देखने को मिलेगा और दोनों के दोनों सेल क्या हो जाएगी सिंक हो जाती है। मेन जो अंतर है वो कहां आता है जब अपन दोनों सेलों को क्या करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने की कोशिश करते हैं, क्या ना अल्प जो सांद्रता वाला सॉल्यूशन होता है उसमें रखने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लांट होता है उस प्लांट की जो सेल रहेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा वाटर अंदर की साइड में चला जाएगा, वाटर अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है ये फूल जाएगी, तो ये अंदर क्या हो जाएगी फूल जाएगी। अब फूलेगी तो क्या होगी, यहां पे तो देखिए इसमें फूल जाएगी तो फूलेगी तो यहां पर तो क्या होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो काफी ज्यादा फूल जाती है, बोले तो ये क्या हो जाती है फूल के कैसी होती है स्पीड हो जाती है, ट्रिग्यूड हो जाती है। जबकि एनिमल की बात करें तो एनिमल में तो ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, उसमें सेल वॉल तो है नहीं। अब सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल के कारण ही तो ये प्रोटेक्ट हो रही है। अब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट है तो सीधी सी बात है जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी भाई फट जाएगी, क्या हो जाएगी फट जाएगी। बस दोनों में यही अंतर होता है। यहां पर बात करें तो दोनों के दोनों में क्या हो रहा था, कुछ अंतर नहीं था, दोनों के दोनों सिकुड़ जाती है। लेकिन इसके अंदर ये तो फूल जाएगी लेकिन ये क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी, बोले तो आपकी फूट जाएगी जब अपन इनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। तो इन चारों के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन सी कंडीशन में क्या चीज है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये अपन ने कंप्लीट बेसिक चीजें हैं वो आज वाले इस लेक्चर में देख ली। तो प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है इसको एक बार विजिट है वो आपके सब
जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में ये और सोशल मीडिया है, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो यहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके साथ साथ में जो भी अपन यहाँ पे क्लासेस रहते हैं, लेक्चर रहते हैं, उसके नोट्स भी वहां मिल जाते हैं। एंड जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी मैंने वहां डाल रखी है। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।